इनो पीने से आराम मिल गया है या एंटासिड लेने से आपके छाती का दर्द कम हो गया है तो ये मत सोचिए कि हार्ट अटैक नहीं है। देखिए, वर्ल्ड ओवर एवरेज एज ऑफ हार्ट अटैक अराउंड 60 ईयर्स, बट इंडिया में ये 10 साल कम है, यानी कि 50 ईयर्स है। सो बाईपास सर्जरी बेसिकली जब आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस होते हैं, आपको हार्ट अटैक हो चुका है या फिर इंजाइना यानी कि दर्द रहता है, आपकी एक्सरसाइज कैपेसिटी कम है, तब स्टेंट की जगह वी प्रेफर बाईपास सर्जरी। दूसरे, अगर कोई ऊपर से हेल्दी दिख रहा है उसका मतलब ये नहीं कि उसकी मेटाबॉलिक प्रोफाइल भी हेल्दी है। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट, इसमें डिफरेंस क्या है? कार्डियक अरेस्ट इज फाइनली द कॉज ऑफ डेथ। अगर आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, स्मोकिंग करते हैं, आपको फैमिली हिस्ट्री, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, तो ये ब्लॉकेज 80, 90, 100 की उम्र में होने के पहले 30, 40, 50 में होने लगेंगे कि ब्लड सप्लाई सडनली कम हो जाएगी। उस कंडीशन में आपको एक बहुत बड़ा हार्ट अटैक हो जाएगा। तो अगर कोई बोलता है कि आई हैव अ हार्ट ब्लॉकेज, तो इसका क्या मतलब होगा? कि एक बार ब्लॉकेज बन चुके हैं तो उनको हटाना मुश्किल है। अक्सर लोग बोलते हैं कि मेरा पेन लेफ्ट साइड नहीं जा रहा था। दैट इज ए क्लासिकल थिंग। यहाँ के ऊपर होने वाला कोई भी पेन, कोई भी एबनॉर्मल सेंसेशन हार्ट अटैक हो सकता है। डू नॉट वेट कि मेरा पेन क्योंकि लेफ्ट साइड नहीं जा रहा इसलिए हार्ट अटैक नहीं है। गुड वॉकिंग स्पीड इज you are able to do 6 किलोमीटर in an hour and good running speed is 10। तो सबसे ज़्यादा गलती जो लोग करते हैं, 2-2, 3-3 दिन से लोग घर पे रहते हैं, दर्द हो रहा है, हमें लगा कंधे में कुछ प्रॉब्लम हो गई, हमें लगा गैस्ट्राइटिस हो गई, एसिडिटी हो गई, और वो अल्टीमेटली जब आते हैं 3 दिन बाद तो इट्स मेजर हार्ट अटैक। हार्ट फंक्शन कम होकर 30% हो गया। Hi everyone, this is Dr. Vaibhav Mishra. I am the head of cardiothoracic surgery at Max Super Specialty Hospital, Patparganj, and you're watching me on Fit Tak. हार्ट अटैक अचानक आता है या हार्ट पहले से हमें वार्निंग देता है? आजकल हार्ट डिजीजेस, हार्ट प्रॉब्लम सिर्फ एज तक लिमिटेड नहीं है। ब्लॉकेज हो गया, हार्ट अटैक हो गया और कार्डियक डिजीजेस का रिस्क अब बढ़ता जा रहा है। बट ये रिस्क कितना सीरियस है और कब एक्शन लेना चाहिए? आज इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए FT वीकली हेल्थ पॉडकास्ट प्रॉब्लम क्या है में हमारे साथ है डॉक्टर वैभव मिश्रा, सीनियर डायरेक्टर CTVS कार्डियक साइंसेज, मैक्स हेल्थ केयर, दिल्ली। हेलो डॉक्टर। हाय, वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। यस सर। डॉक्टर, मेरा पहला सवाल ये है कि इंडियंस में आजकल हार्ट डिजीज़ इतनी क्यों देखने को मिल रही है? देखिए, इसका स्पेशली जो ज़्यादा देखने को मिल रही है वो हम बात करें सिर्फ हार्ट डिजीज़ नहीं, बट हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, और वो एक स्पेक्ट्रम है जो कि फाइनली कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या हार्ट अटैक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो इसमें कोई शक नहीं। देखिए, वर्ल्ड ओवर एवरेज एज ऑफ हार्ट अटैक अराउंड 60 ईयर्स, 59 ईयर्स है, बट इंडिया में ये 10 साल कम है, यानी कि 50 ईयर्स है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। हमारी जेनेटिक्स से लेके हमारा खान पान, फिर जिस तरह लाइफस्टाइल हमारी चेंज नहीं हुई है, और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आ गया है, एंड उससे रिलेटेड हमने और बहुत सारी चीज़ें नहीं की हैं। फॉर एग्जांपल, वी हैव लॉट ऑफ सेडेंटरी लाइफस्टाइल। खाने पीने में बहुत ज़्यादा हमारे फूड में तेल मसाला वगैरह है। सो ये सारी ओवरऑल चीज़ें मिला के, प्लस जेनेटिकली वी आर मोर प्रोन टू कोरोनरी आर्टरी डिजीज देन आवर काउंटर पार्ट्स इन यूरोपियन और अफ्रीकन पीपल। सो इसलिए डेफिनेटली, और जैसे जैसे हमारी तरक्की हुई है, प्रोग्रेस हुई है, तो जो लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, जिसकी वजह से ये इंसिडेंस बढ़ा हुआ दिख रहा है। एक टाइम पे भी आपने बोला कि जो एज थी वो 50 थी, लेकिन आजकल यंग इंडियंस में भी बहुत हार्ट डिजीज देखने को मिल रही है। जैसे 30 की एज में भी लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। सो व्हाट कुड बी द पॉसिबल कॉज ऑफ इट? सो देखिए, पहले हम ऐसे मानते थे कि यंग एज में हार्ट अटैक कभी नहीं हो सकता, बट अब मैंने अभी किसी का ऑपरेशन किया, ही वॉज बॉर्न 2000, तो कैन यू इमेजिन, ही वॉज ओनली 25 ईयर्स ओल्ड एंड ही हैड अ बाईपास सर्जरी। क्या रीज़न है इसके पीछे? सबसे पहला रीज़न ये है कि हमारी जो भी एडवांसमेंट्स हुए हैं, उसके साथ साथ हमारी लाइफस्टाइल में भी जो चेंजेस आए हैं, वो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा उसके लिए अडेप्ट नहीं किया है। फॉर एग्जांपल, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, उस हिसाब से हमने एक्सरसाइज या दूसरी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, डाइट में चेंजेस नहीं है, पीपल आर अवेक लेट इन द नाइट, ईटिंग फास्ट फूड। सो ये जो एक हसल कल्चर है, टू वर्क एज मच एज पॉसिबल। सो यंग एज से वो हार्ट अटैक जो हो रहा है वो एकदम से नहीं हो रहा, उसके लिए जो भी चीज़ें हैं वो बहुत पहले से है, मौजूद है, सारे रिस्क फैक्टर्स मौजूद है। सो ओवरऑल अगर हम कुछ बोले तो बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेस,
sedentary lifestyle, dietary changes, plus एक genetic predisposition. All these contribute थोड़ा करके, and then they finally lead to all these things. और जब भी हार्ट सर्जरी की बात आती है तो लोगों के मन में एकदम से डर उठाता है कि हार्ट सर्जरी, तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जहाँ पे वो सिचुएशन आ जाती है कि अब आपको यहाँ पे हार्ट सर्जरी करवानी है? देखिए, हार्ट सर्जरी जो है ना 2-3 वजह से होती है. एक तो हो गया कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, मतलब वो जो हमारी बॉडी में विकार बचपन से ही मौजूद है. कंजेनाइटल जैसे आपने सुना होगा दिल में छेद है, तो उस तरह की चीज़ों के लिए तो आपको कराना ही है जब भी डायग्नोस हो. बट अमूमन जो एडल्टहुड में सबसे कॉमन बीमारी है जिसके लिए हमें सर्जरी होती है वो आपने सुना होगा बाईपास सर्जरी. सो बाईपास सर्जरी बेसिकली जब आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस होते हैं, आपको हार्ट अटैक हो चुका है या फिर इंजाइना यानी कि दर्द रहता है, आपकी एक्सरसाइज कैपेसिटी कम है, तो ये डायग्नोस होते हैं. और जब ये मल्टीपल ब्लॉकेजेस हैं यानी कि बहुत सारी आर्टरी में ब्लॉकेजेस हैं, तब स्टेंट की जगह वी प्रेफर बाईपास सर्जरी. ओके. और अगर कोई बहुत ज़्यादा फिट दिख रहा है देखने में और एक्सरसाइज भी कर रहा है, नॉर्मल बॉडी है, उसके बाद भी उसको कोई सीरियस हार्ट डिसीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है? बिल्कुल. अगर कोई बहुत फिट दिख रहा है और एक्सरसाइज भी करता है, तभी भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज या जो हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं वो उनको हो सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत मल्टीफैक्टोरियल है ये. इसमें जेनेटिक्स का भी बहुत बड़ा रोल है. दूसरे, अगर कोई ऊपर से हेल्दी दिख रहा है उसका मतलब ये नहीं कि उसकी मेटाबॉलिक प्रोफाइल भी हेल्दी है. मेटाबॉलिक प्रोफाइल यानी कि हमारे ब्लड में जो बहुत सारे जैसे लिपिड प्रोफाइल है या बहुत सारे दूसरे एलिमेंट है, ये ज़रूरी नहीं कि वो नॉर्मल है. सो अगर वो एबनॉर्मल है प्लस अगर हमारी जेनेटिक टेंडेंसी है टू डेवलप ब्लॉकेजेस, सो दोज ब्लॉकेजेस कैन स्टिल कम डिस्पाइट एक्सरसाइजिंग या बीइंग केयरफुल. हाँ, इसी वजह से मे बी काफ़ी ये कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक जैसे केसेस देखने को मिल रहे हैं. लोग जिम में मतलब कोलैप्स कर रहे हैं, जिम में कार्डियक अरेस्ट आ रहा है. तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि सबसे पहले जो लोगों के मन में सवाल है कि एक हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट, इसमें डिफरेंस क्या है? हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में काफ़ी अंतर है. इस टर्म को ऑफन इंटरचेंजेबली यूज करते हैं लोग, है ना. कहीं पे हार्ट अटैक बोल दिया, कहीं पे कार्डियक अरेस्ट बोल दिया, बट ये गलत है. देखिए, हार्ट अटैक इज ए प्रॉब्लम विद द ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट. यानी कि आप इसको ऐसे इमेजिन करिए कि आपके घर में पानी बंद हो गया. सो ब्लड सप्लाई में ब्लॉकेज हो गया, ब्लॉकेजेस हो गया, आपको हार्ट अटैक आया, दैट इज हार्ट अटैक. कार्डियक अरेस्ट इज द एंड रिजल्ट, जब आपकी हार्ट की पंपिंग बंद हो गई, दैट इज ए इलेक्ट्रिकल इवेंट. जैसे कि आपके घर में बिजली चली गई. सो अ बिग हार्ट अटैक कैन लीड टू कार्डियक अरेस्ट. कार्डियक अरेस्ट बहुत सारी रीजन से भी आ सकता है, बहुत अदर रीजन से भी आ सकता है. इनफैक्ट जैसे अगर ड्राउनिंग हुई, ड्राउनिंग में भी कई बार पीपल सफर कार्डियक अरेस्ट. इलेक्ट्रिकल शॉक जो लगते हैं, दे सफर कार्डियक अरेस्ट. हार्ट अटैक इज ए स्पेसिफिक टर्म जब एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ब्लड सप्लाई में कमी की वजह से हार्ट इतना कमजोर हो जाता है कि वो रुक जाता है, तब द टर्म हार्ट अटैक इज यूज्ड. और अभी आपने बोला कि किसी भी तरीके के शॉक की वजह से कार्डियक अरेस्ट. कार्डियक अरेस्ट इज द एंड रिजल्ट, इट्स अ फेलियर ऑफ द इलेक्ट्रिकल सप्लाई ऑफ द हार्ट. वो बहुत सारी रीजन से हो सकता है. हार्ट अटैक कुड बी वन ऑफ द रीजंस फॉर cardiac arrest, but cardiac arrest can happen for so many reasons. For so many reasons, the end thing would come at cardiac arrest. Okay. बस मैं थोड़ा सा क्यूरियस हो रही थी कि क्या कोई इमोशनल शॉक या कुछ ऐसा शॉकिंग कोई देख ले या कुछ ऐसा शॉकिंग लाइफ में हो जाए तो उसका भी रिजल्ट हो सकता है? बहुत एक्सट्रीम केसेस में yes, it is a possibility, but those are very extreme cases. असल में ये कंफ्यूजन इसलिए हुआ है कि इन टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है. स्पेशली जब हम मीडिया में ये पढ़ते हैं कि उसकी डेथ हुई तो कार्डियक अरेस्ट हो गया. अब वो कार्डियक अरेस्ट किसी वजह से भी हो सकता है, वो जरूरी नहीं है कि हार्ट अटैक की वजह से हुआ हो. देयर कैन बी अ मल्टीट्यूड ऑफ रीजंस. ओके, मतलब हार्ट अटैक इज नॉट ऑलवेज द कॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट इज फाइनली द कॉज ऑफ डेथ. ओके, यू सी, अगर किसी को इलेक्ट्रोक्यूशन हुआ या करंट लग गया, सो दे कैन सफर a cardiac arrest. If somebody drowns, before the fluid fills in the lungs, they can suffer a cardiac arrest, for all these things. So that's a final terminal event. Okay. It's basically a problem of the electrical supply of the heart, conduction, और भी बहुत सारी वजह से हो सकता है. हार्ट अटैक एक रीजन है कार्डियक अरेस्ट का. Okay. So cardiac arrest is a broad term. Okay. Heart attack is a smaller term. Heart attack only means interruption of blood supply of heart. कि उसकी ब्लड सप्लाई कम हो गई है जिसकी वजह से उसकी पंपिंग बंद हो गई. वेयरएज कार्डियक अरेस्ट इज ए इलेक्ट्रिकल इवेंट जो कि मल्टीट्यूड ऑफ फैक्टर्स कार्डियक एंड नॉन कार्डियक से हो सकता है. ओके, ये कार्डियक अरेस्ट की बात हो गई. अब जब हार्ट अटैक को अगर आपको ऐसे ही सिंपली समझाना हो कि क्या इसके रीजंस हो सकते हैं, क्या कारण और कैसे होता है हार्ट अटैक, अगर आप समझा सकें. देखिए, हार्ट अटैक इज बेसिकली जिस तरह हमारी सारे शरीर में ब्लड सप्लाई अलग अलग आर्टरियों से होती है,
हार्ट में ब्लड सप्लाई कोरोनरी आर्टरीज से होती है, उन आर्टरीज को कोरोनरी आर्टरी कहते हैं जो हार्ट को ब्लड पहुंचाती है। इन आर्टरीज में उम्र के साथ साथ ब्लॉकेज डेवलप हो जाते हैं, यानी कि एडवांसिंग एज में हर किसी को हो जाएगा, 80-90 साल की उम्र में हर किसी को ब्लॉकेज हो जाएगा। ये उसी तरह जैसे उम्र के साथ आपकी आई साइट कमजोर हो गई या आपके बाल गिर गए, ठीक है, उसी तरह उम्र के साथ साथ ब्लॉकेज हर किसी को डेवलप हो जाएंगे, बट जरूरी नहीं कि वो बहुत क्रिटिकल ब्लॉकेज हो जो ब्लड फ्लो कम कर दे। वहीं एडवांस कुछ लोगों को ये बीमारी जल्दी हो जाएगी। अगर आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, स्मोकिंग करते हैं, आपको फैमिली हिस्ट्री, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, तो ये ब्लॉकेज 80-90-100 की उम्र में होने के पहले 30-40-50 में होने लगेंगे। अब जब तक ये ब्लॉकेज 30-40-50% है कुछ नहीं होता, पर जब ये ब्लॉकेज 70 के ऊपर हो जाते हैं तो ये ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, यानी कि रोकते हैं, तो आपके दिल को पूरी ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी। और कभी कभी एक अक्यूट चेंज से ये सडनली 70-80% से 100% हो जाते हैं कि ब्लड सप्लाई सडनली कम हो जाएगी। उस कंडीशन में आपको एक बहुत बड़ा हार्ट अटैक हो जाएगा। पर उसके पहले जब ब्लॉकेज स्टेबल है, 70-80% है, तो आपको चलने फिरने में दर्द होगा, घबराहट होगी, पेन होगा, स्वेटिंग होगी। इसीलिए हमको सबको बोला जाता है कि आप इस टाइप के सिम्टम्स के लिए अवेयर रहें, वॉच आउट करें, क्योंकि ये अर्ली जो ब्लॉकेजेस के लक्षण होते हैं, जब ब्लॉकेज 50 से 80-90% होता है, तब यही लक्षण होते हैं कि उनको चेस्ट पेन होता है, चलने पे, सीढ़ी पे चढ़ने पे सांस फूलती है, जिसको एंजाइना कहते हैं या एंजाइना इक्विवेलेंट्स कहते हैं। जब वो सडनली पूरी ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, यानी कि कंप्लीटली ब्लड सप्लाई बंद हो गई, तब वो बड़ा सा एक हार्ट अटैक हो जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं हार्ट ब्लॉकेजेस, जो आपने इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिसीज के बारे में बात करते हैं। तो अगर कोई बोलता है कि आई हैव अ हार्ट ब्लॉकेज, तो इसका क्या मतलब होगा? एक लेमैन लैंग्वेज में अगर आप समझाना चाहें तो उसका क्या मतलब है? और आपने बोला कि ये एज के साथ होता ही होता है, या मतलब हमारी कुछ लाइफस्टाइल ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से होता है, या होता ही है ये? देखिए, कोरोनरी आर्टरी में उम्र के साथ साथ ब्लॉकेज हर किसी को बनते हैं। ये वैसे ही है जैसे नज़र कमज़ोर हो जाना, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाना। उन आर्टरीज में कंटिन्यूसली ब्लड जाने की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से कुछ ना कुछ ब्लॉकेज बनेंगे ही बनेंगे। पर वो ब्लॉकेज अक्सर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव रहते हैं, यानी कि इतने नहीं होते कि वो आपकी ब्लड सप्लाई को कम करें। बट कई बार जब दूसरे फैक्टर्स साथ में, आपके एडिशनल रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल, तो वो ब्लॉकेज जल्दी बन जाते हैं और ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्टिव बन जाते हैं, यानी कि तब वो ब्लड सप्लाई कम करने लगेंगे। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में सर्जरी होती है या कुछ और ब्रॉड सिचुएशन आ जाती है जिसकी वजह से सर्जरी करनी पड़ जाती है? एक बार अगर किसी को ये डायग्नोस हो गया कि उनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, जो कि डायग्नोस होगा या तो सिम्टम्स की वजह से, या ईसीजी में, या और दूसरे ब्लड टेस्ट जैसे ट्रॉपट्री, ट्रॉपाई, ये सब करके देखा गया, तब एंजियोग्राफी की जाती है। एंजियोग्राफी में आइडेंटिफाई किया जाता है कि कितनी आर्टरी उसमें ब्लॉकेज है, कितने परसेंटेज ब्लॉकेज है, उस हिसाब से ट्रीटमेंट गाइड होता है। अगर ब्लॉकेज 1 या 2 आर्टरी में है, इमरजेंसी है, तो स्टेंट डल सकते हैं, एक आध आर्टरी में स्टेंट डल सकते हैं। बट अगर बहुत सारी आर्टरी में मल्टीपल ब्लॉकेजेस है, तब बाईपास, जिसमें कि आपके हाथ पैर या अंदर से नई आर्टरी लेके उसको रिप्लेस किया जाता है। ओके, तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिससे हम हार्ट ब्लॉकेज को किसी न किसी हद तक रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं, हमें प्रॉब्लम ना हो, कुछ ऐसे फैक्टर्स हो? देखिए, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के 5 मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं और कुछ माइनर रिस्क फैक्टर्स हैं। नंबर 1 है एज, यानी कि एडवांसिंग एज में अपने आप ब्लॉकेज होगा, तो ऑब्वियसली आप एज को रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड है मेल्स में इसका बहुत इंसिडेंस है एज कम्पेयर टू फीमेल, सो इसको भी आप रिवर्स नहीं कर सकते। सो ये 2 हो गए नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में जो सबसे पहला आता है वो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ में एक्सेलरेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, ब्लड शुगर जब ज़्यादा रहती है तो प्लाक ज़्यादा बनते हैं, ज़्यादा जल्दी कैल्सीफाई होते हैं और ज़्यादा जल्दी प्रोग्रेस करते हैं बिकॉज ऑफ हाई शुगर। नंबर 2 इज हाइपर कोलेस्ट्रॉलीमिया, यानी कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल जब ज़्यादा है तो दैट विल ऑल्सो लीड टू इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ प्लाक्स या ब्लॉकेजेस इन दी आर्टरी। इसके बाद स्मोकिंग। स्मोकिंग इज अगेन अ डायरेक्ट रिस्क फैक्टर, जो कि एंडोथीलियल डैमेज, हमारी आर्टरी की जो अंदरूनी लेयर है उसको डैमेज कराता है, जिसके रिएक्शन में यानी कि ब्लॉकेज बनते हैं। सो डायबिटीज, हाइपर कोलेस्ट्रॉलीमिया, स्मोकिंग, इसके बाद हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन अगेन क्योंकि हार्ट की आर्टरीज के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ता है, हार्ट को ज़्यादा तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है उस रिस्पॉन्स में। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली ब्लड फ्लो स्लो रहेगा, वेरस आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको ब्लॉकेजेस नहीं बनेंगे। और इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके परिवार में आपके माँ बाप किसी को भी 55 से कम की उम्र में
हार्ट अटैक हुआ है, बाईपास सर्जरी हुई है, स्टेंट डले हैं, तो आपको भी ये होने का चांस बहुत ज़्यादा है. दैट विल बी काउंटेड एज फैमिली हिस्ट्री. अगर इसमें एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर किसी के माँ बाप को ये 70 साल की उम्र में हुआ है तो उनको उतना डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज देन ये बोला जाएगा कि उनको एज रिलेटेड हुआ है. Okay. But if it is in young age, if anybody's parents have suffered a heart attack in young age or had a procedure like bypass or stents, then they have a strong family history. Then it is counted as a strong family history. Okay. और ये family history कैसे inherit होती है? ये family history inherit होती है हमारे कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म को के लिए. कोलेस्ट्रॉल को मेटाबोलाइज करने के लिए कुछ जीन्स होती हैं, ऐसी हजारों जीन्स होती हैं. वो अगर जीन्स हमको हमारे पेरेंट्स से नहीं मिली हैं तो हम कितना भी ना खाएं, कितना भी एक्सरसाइज करें, हमारी बॉडी में जो इंटरनल कोलेस्ट्रॉल बनता है वो मेटाबोलाइज नहीं होगा. जब वो नहीं होगा तो लेवल्स उसके हमेशा हाई रहेंगे. उस केस में ऐसे केसेस को आइडेंटिफाई करके उनको हमेशा एंटी कोलेस्ट्रॉल मेडिकेशंस पे डाला जाता है. तो फैमिली हिस्ट्री इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर्स. सो ये सारी चीज़ें करके आप ब्लॉकेजेस को रोक सकते हैं कि आप अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल में रखिए, हाइपरटेंशन कंट्रोल में रखिए, स्मोकिंग ना करिए, एक्सरसाइज करिए, सेडेंटरी लाइफस्टाइल अवॉइड करिए और कोलेस्ट्रॉल वगैरह कंट्रोल में रखिए. ये सारी चीज़ें हैं जो आप अवॉइड कर सकते हैं. अभी आपने टर्म यूज़ किया बाईपास सर्जरी, ये क्या है एग्जैक्टली? देखिए, बाईपास सर्जरी को समझना बहुत आसान है. आमतौर पे मेरे पास जो भी पेशेंट आते हैं उनको मैं ऐसे ही बताता हूँ. जैसे कि हमारे अगर शहर की रोडों में ब्लॉकेज हो जाए, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाए, तो एक बाईपास बाहर से बना दिया जाता है, शहर के बाहर से रास्ता के अंदर ना. बट इस पे जो ट्रैफिक है वैसे ही चलता रहेगा. वैसे ही आपके हाथों से, पैरों से, अंदर से नई नसें लेके आपके हार्ट को एक एडिशनल ब्लड सप्लाई दे दी जाती है, जिससे आपकी जो अंदरूनी, अब दूसरा सवाल वो पूछते हैं क्या हमारी जो ब्लॉक्ड नसें उनको निकाला जाएगा? नहीं, वो वैसे ही रहेंगी. उनमें जो ब्लड सप्लाई जा रही है वो जाती रहेगी, बट आपको ब्लड सप्लाई की कमी नहीं होगी, दूसरे चैनल से दे दिया जाएगा. राइट. इसको समझने का दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके घर में जो पाइप्स हैं वो ब्लॉक हो गए, ड्रेन पाइप ब्लॉक हो गया, किचन में ब्लड सप्लाई नहीं आ रही, तो दो तरीके. पहला तरीका ये कि आप उसको एक तार लेके खोलें. राइट. ये इक्वलेंट हो गया स्टेंटिंग. ये हो गया जैसे हम यहाँ से स्टेंट डाल के उसको तार से खोल देते. दूसरा, अगर ब्लॉकेज इतना ज्यादा है कि उसको तार डाल के नहीं खोला जा सकता तो आपने पूरी पाइपलाइन चेंज करा दी. दैट इज बाईपास सर्जरी. दैट यू टेक न्यू चैनल्स फ्रॉम योर ओन बॉडी, फ्रॉम इनसाइड, there are few channels inside, then from hand, from the legs, and you provide a alternative blood supply. उस ब्लॉकेज का क्या सोल्यूशन है? उस ब्लॉकेज का सॉल्यूशन देखिए, एक बार ब्लॉकेज बन चुके हैं तो उनको हटाना मुश्किल है, लेकिन बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जिनसे उनका प्रोग्रेशन यानी कि बढ़ना रोका जा सकता है. सो जैसा कि लोग इमेजिन करते हैं, लोग अक्सर आके पूछते हैं क्या ये दवाइयों पे ठीक नहीं हो जाएगा, तो उनके दिमाग में ये है कि जिस तरह एक स्टोन ठीक हो गया लेकिन उस तरह वो गायब हो जाएगा, लेकिन वो गायब नहीं हो सकते. एक बार जो ब्लॉकेज बन गया वो गायब नहीं हो सकता, वो स्टेबल हो सकता है, उसका प्रोग्रेशन रोका जा सकता है हम दवाइयों से. उसका और बढ़ना, अगर वो 30% है तो 30% रहे, 50-60 ना हो और सडनली बर्स्ट ना हो. मेडिकेशन कैन एंश्योर दैट बोथ दीज थिंग्स हैपन. प्रोग्रेशन डजंट हैपन एंड अ सडन चेंज, और प्लाक में जो रप्चर हो जाता है जिसकी वजह से 50% का ब्लॉकेज 1 सेकंड में 100% हो जाता है और एक बहुत बड़ा हार्ट अटैक हो जाता है, वो ना हो. पर दवाइयाँ कभी भी एग्जिस्टिंग ब्लॉकेज को नहीं हटा सकती. तो मुझे ये जानना था डॉक्टर कि अभी जिन लोगों ने भी, जो भी हमारा पॉडकास्ट इस वक्त देख रहे हैं, तो उनके दिमाग में ये क्यूरियोसिटी ज़रूर हो रही होगी कि कैसे जाने कि हमारा जो हार्ट ब्लॉकेज है वो किस लेवल पे है, कौन से परसेंटेज पे है, कोई टेस्ट है या कोई तरीका है जिससे हम जान सकें? देखिए, सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि आप यंग हैं, फिट हैं, हेल्दी हैं और आप ये सोचते हैं कि आपको हार्ट में ब्लॉकेज नहीं हो सकता, तो ये भूल जाइए. हर किसी के हार्ट में ब्लॉकेज हो सकता है. मैंने मैराथन रनर्स को भी ऑपरेट किया हुआ है, मैंने ऐसे लोगों को ऑपरेट किया है जो फिटनेस के एक्सट्रीम थे फिर भी उनको ब्लॉकेजेस हुए. तो सबसे पहले आपको ये मानना है कि आपको भी ब्लॉकेज हो सकते हैं. एक बार हम ये रियलाइज कर लेंगे कि हमको ब्लॉकेज हो सकते हैं, तब हम उसके रोकथाम और उसके अर्ली डायग्नोसिस के बारे में सोच सकते हैं. अगर हम ये मानते रहेंगे कि हम फिट हैं, हमें कोई सिम्टम्स नहीं है, तो हम कभी भी उसके अर्ली डायग्नोसिस के बारे में नहीं सोचेंगे. और प्लस अगर हमको कभी सिम्टम्स होगा तो भी हम उसको इग्नोर करेंगे. आमतौर पे देखिए, सबसे ज्यादा लोग जब हार्ट अटैक आता है तो अक्सर एसिडिटी, गैस उसको समझते हैं. ये क्यों होता है? ये साइंटिफिक है. एक आर्टरी हमारी ऐसी होती है, राइट कोरोनरी आर्टरी, जिसके हार्ट अटैक में बिल्कुल गैस्ट्राइटिस जैसे सिम्टम्स होते हैं और लोग अक्सर इनो पी के, और उनको आराम भी मिल जाता है, बिकॉज इट्स लाइक ए प्लेसिबो ट्रीटमेंट. आराम मिल जाता है. बिकॉज इनो पीने से आराम मिल गया, दे फॉल्सली अज्यूम कि ये हार्ट अटैक नहीं है.
इनो पीने से आराम मिल गया है या एंटासिड लेने से आपके छाती का दर्द कम हो गया है, तो ये मत सोचिए कि हार्ट अटैक नहीं है। हार्ट अटैक भी बिल्कुल ऐसे ही सिम्टम्स पैदा करता है जैसे गैस्ट्राइटिस करते हैं, और उसमें भी आराम मिल जाता है क्योंकि हल्का सा बर्फ आएगा, आपका गैस्ट्रिक डिस्टेंशन कम होगा और आपका पेन कम हो जाएगा। कई बार ये सिर्फ साइकोलॉजिकल होता है। सो इस तरह के सिम्टम्स को भी इग्नोर नहीं करना होता। जैसा मैंने बोला, पहले आपको ये रियलाइज करना है कि एनीबडी हु इज हेल्दी फ्रॉम आउटसाइड कैन हैव ब्लॉकेजेस, और इफ ही इज एक्सपीरियंसिंग चेस्ट पेन, वो हार्ट अटैक हो सकता है। ओके। तो इसके प्रिवेंशन की 2 चीजें, सबसे पहले तो ये रियलाइज करना कि क्या ये हार्ट अटैक है, और उसके बाद अप्रोप्रिएट टेस्ट। जो आपको चेस्ट पेन हो रहा है, आप कैसे जानेंगे कि ये हार्ट अटैक है? तो सबसे ज्यादा गलती जो लोग करते हैं, और मैं ये रोज देखता हूं, 2-2, 3-3 दिन से लोग घर पे रहते हैं, दर्द हो रहा है, हमें लगा कंधे में कुछ प्रॉब्लम हो गई, हमें लगा गैस्ट्राइटिस हो गई, एसिडिटी हो गई, और वो अल्टीमेटली जब आते हैं 3 दिन बाद तो इट्स मेजर हार्ट अटैक, हार्ट फंक्शन कम होकर 30% हो गया कभी भी। और ये भूल जाइए, देखिए अक्सर लोग बोलते हैं कि मेरा पेन लेफ्ट साइड नहीं जा रहा था। दैट इज अ क्लासिकल थिंग। It may not happen in all the cases, and remember it doesn't happen in 40% of cases. क्लासिकल चेस्ट पेन नहीं होगा आपको, बहुत सारी वजह से नहीं होगा। फीमेल्स में नहीं होता, डायबिटिक्स को नहीं होता। डू नॉट वेट कि मेरा पेन क्योंकि लेफ्ट साइड नहीं जा रहा इसलिए हार्ट अटैक नहीं है। यहां के ऊपर होने वाला कोई भी पेन, कोई भी एबनॉर्मल सेंसेशन हार्ट अटैक हो सकता है। हर आदमी इसको अलग तरीके से डिस्क्राइब करता है। मेरे को लोगों ने बोला है कि मुझे ऐसा लगा कि कुछ खाना अट गया है, किसी ने बोला मैंने पान खाया था सुपारी अट गई, किसी ने बोला जलन हो रही थी, किसी ने बोला दम घुट रहा था, किसी ने बोला यहां पे ऐसा लगा कोई चोक कर रहा है। बैक में पेन होना एकदम सेंटर में, दोनों स्कैपुला के बीच में पेन होना, हार्ट अटैक हो सकता है। यानी कि कोई भी एबनॉर्मल सिम्टम जो आपके इस एरिया के ऊपर हो रहा है, उसको साइंटिफिक में प्रीकॉर्डियम कहते हैं, द एरिया विच ओवरलाइज द हार्ट। बट एनी एबनॉर्मल सेंसेशन इन चेस्ट, मैं इसको राइट साइड भी इंक्लूड करा देता हूं क्योंकि बहुत सारे पेशेंट को फॉर सम रीजन अक्सर ये पेन राइट साइड में होने लगता है। और ये मैं आपको बोल सकता हूं, मैंने हर उम्र के लोग, हर फिटनेस के लोग ऑपरेट किए हैं जो घर पे बैठे ये सोचते रहे कि ये दर्द हार्ट का नहीं है, ये हार्ट अटैक नहीं है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनको दर्द हुआ और उन्होंने ये सोचा कि ये हार्ट अटैक है। 99% लोगों ने अपनी प्री एग्जिस्टिंग फिटनेस पे यही सोचा। मैं आपको बताऊं, आम तौर पे जब भी किसी को चेस्ट पेन होता है तो लोग ये सोचने के बजाय क्या ये हार्ट अटैक है, ये सोचते हैं कि ये हार्ट अटैक नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो दौड़ता हूं, मैं तो फिट हूं, मुझे डायबिटीज नहीं है, मुझे हाइपरटेंशन नहीं है। अगर ये सब है तो वो दूसरी चीजें सोचते हैं कि ये तो हाथों में नहीं जा रहा, मुझे तो पसीना नहीं आ रहा है। सो दैट ऑल इज एक्सक्लूजन। वो गलत है। पर हमारा ह्यूमन नेचर ऐसा है कि हम वी वांट पॉजिटिविटी इन एवरीथिंग। सो उसके तहत, क्योंकि मुझे पसीना नहीं आ रहा ये हार्ट अटैक नहीं है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड नहीं जा रहा ये हार्ट अटैक नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सब मिथ है। ये पुराने में क्लासिकल सिम्टम्स बताए गए थे। अब बिकॉज ऑफ डायबिटीज, बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स, दीज क्लासिकल सिम्टम्स हैव चेंज। थोड़ा सा सांस फूलना भी आज एंजाइना इक्विवेलेंट बोला गया है। कई बार सिर्फ सांस फूलती है हल्की सी, पर इट इज क्लियरली एबनॉर्मल। सो अक्सर जब मैं पेशेंट से पूछता हूं और जब मैं डिटेल में जाता हूं, जब वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ हमें हार्ट अटैक हो चुका है, तब जब हम उनसे पूछते हैं तब वो बताते हैं कि नहीं ये पेन थोड़ा अलग था। मतलब उनको रियलाइज हो जाता है कि दिस वाज नॉट ऑर्डिनरी, ये सांस फूलना अलग था। दे आर अवेयर ऑफ द इंटेंसिटी, बट इट इज यूजुअली आवर माइंडसेट which is trying to disregard these symptoms कि यार ये हार्ट अटैक नहीं हो सकता, या हम उसकी कल्पना नहीं करना चाहते। दिस इज ऑस्ट्रिच अप्रोच। जिस तरह ऑस्ट्रिच जब एक तूफान आता है अपना सर सैंड में डाल लेती है ये सोचते हुए कि अब मुझे कुछ नहीं होगा। 99% ऑफ पीपल हु एक्सपीरियंस चेस्ट पेन एंड हार्ट अटैक, दे वांट टू थिंक कि ये वो नहीं है, और उस वजह से वो अक्सर काफी देर करते हैं। वो हर वो रीजन खोज लेते हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक नहीं हुआ, जबकि होना इसके जस्ट ऑपोजिट चाहिए। कभी भी आपको चेस्ट में पेन हो, आपको सोचना चाहिए ये हार्ट अटैक ही है। हाँ, क्योंकि कभी कभी रैंडमली राइट साइड में रैंडमली दर्द होने लगता है। कोई भी पेन, अब अगर आप छोटे छोटे पेन के लिए हॉस्पिटल जाने लगे वो भी ठीक नहीं है, राइट? सो मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूँ, कुछ पॉइंटर्स दे देता हूं मैं आपको। अगर आपको डायबिटीज है
अगर आपको हाइपरटेंशन है, अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, तो आपको इसको पेन इग्नोर नहीं करना है, राइट? अब बात करते हैं अगर आप यंग है, अगर आप यंग है, आपको पेन के साथ साथ पसीना आ रहा है, नॉजिएटेड सा लग रहा है, सफोकेशन हो रही है, घबराहट हो रही है, इस तरह की चीज़ें हो रही, तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। अगर आप यंग है, ओल्ड है, पेन माइल्ड है, लेकिन ये 10-12 मिनट या 15 मिनट से ज़्यादा रह रहा है, तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको कोल्ड स्वेट यानी ठंडा पसीना आ रहा है, घबराहट की फीलिंग हो रही है, उल्टी सी लग रही है, ये सब भी बहुत एबनॉर्मल है। ये एसिडिटी से ज़्यादा हार्ट अटैक में होता है। देयर इज अ साइंटिफिक बेसिस फॉर इट। बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक हमारी बॉडी में एक डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसके एक्टिवेट होने से ये सारे रिस्पॉन्स पैदा होते हैं। तो ये जो हार्ट अटैक आता है, इज इट ऑल बिकॉज ऑफ द हार्ट ब्लॉकेजेस, जिसकी वजह से ये चीज़ हो जाती है, हार्ट डिजीज से हार्ट बिल्कुल। अटैक आ जाता है? देखिए, जब ब्लॉकेज में मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, आजकल लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि पेसमेकर में भी कई बार ईसीजी में ब्लॉकेज होते हैं, तो वो दोज आर इलेक्ट्रिकल ब्लॉकेजेस। हम जो बात कर रहे हैं, हार्ट अटैक आता है ब्लड सप्लाई के ब्लॉकेज से, यानी कि आपकी ब्लड सप्लाई जो है ना, कोरोनरी आर्टरी, उसमें ब्लॉकेज हो गया। अब हार्ट का एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी होता है, कंडक्शन सिस्टम, जो हार्ट को चलाता है इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, ठीक उस तरह जैसे आपके घर में बिजली पानी दोनों की ब्लड सप्लाई है, राइट? सो इलेक्ट्रिकल सिस्टम के ब्लॉक जो कि आपको ईसीजी में दिखते हैं या होल्टर में दिखते हैं, जिसकी वजह से पेसमेकर लगाना पड़ता है, वो ब्लॉकेजेस अलग हैं, वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम के ब्लॉक है। कॉमनली जो टर्म ब्लॉक यूज किया जाता है या ब्लॉकेजेस यूज किया जाता है, ये कोरोनरी आर्टरी के ब्लॉकेजेस या हार्ट की ब्लड सप्लाई के लिए ब्लॉकेजेस है। उनमें ब्लॉक आने से आपको बड़ा सा हार्ट अटैक आता है। ये हार्ट अटैक कैसे आता है? जैसे ही ब्लड सप्लाई ब्लॉक होती है, हार्ट की उस मसल, हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, कंटिन्यूसली बीट कर रहा है, कंटिन्यूसली। देखिए, जब से आप पैदा होते हैं कंटिन्यूसली बीट कर रहा है। इट इज द ओनली ऑर्गन जो कभी थकता नहीं है। आपकी आंखें थक जाएंगी, पैर थक जाएंगे, ठीक है, बाकी सारी चीजें थक जाएंगी। उम्र के साथ ब्रेन, मेमोरी कमजोर हो जाएगी। हार्ट इज द ओनली ऑर्गन जो कभी कमजोर नहीं होता। इसीलिए हमें ना सबसे ज्यादा अवेयर हार्ट हेल्थ के लिए होना चाहिए। और मैं इसीलिए आपको बोलता हूँ कि अगर आपको छोटा सा भी चेस्ट पेन हो रहा है, डोंट इग्नोर इट। अगर आप हॉस्पिटल में बेकार भी पहुंच गए तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल आप किस ऑर्गन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जहां से आपकी लाइफ है। एंड इट आपके थोड़ी सी देरी से वो आपका हार्ट फंक्शन 50 से 55 से जो नॉर्मल से 30% पे आ जाएगा, अगर आपने देर कर दी। तो यही चीज़ जो मैंने आपसे पूछी थी कि हार्ट ब्लॉकेज कितना है, ये कैसे जाने? क्या कुछ टाइम टू टाइम टेस्ट हैं जो हमें कराते रहने चाहिए? किस तरीके से पता चलेगा, या सीधे सिम्टम्स आएंगे तब समझ में आएगा? नहीं, देखिए, कुछ टेस्ट है जिससे हम इसका बारे में पता कर सकते हैं। कुछ डायरेक्ट टेस्ट है, कुछ इनडायरेक्ट टेस्ट है। हाँ। हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टेस्ट की। हाँ। जैसे आपका इको, एक नॉर्मल एको आपको बता देता है आपका हार्ट कितना काम कर रहा है, हार्ट फंक्शन। हाँ, एको ऑफ द हार्ट। एक एको is a test, it's like an ultrasound of the heart which tells you how much the heart is functioning, हार्ट की मसल कितना काम कर रही है। नॉर्मल 55% है। नॉर्मल आने का मतलब ये हो गया कि ब्लड सप्लाई नॉर्मल है। इनडायरेक्ट, इसी का एक दूसरा फॉर्म होता है स्ट्रेस एको, यानी कि आपको चला के, दौड़ा के या एक दवाई दे के आपका हार्ट रेट बढ़ाया जाएगा 150 160 आपकी एज के हिसाब से। इट इज इक्वलेंट टू एक्सरसाइजिंग। ओके, सो आपको एक दवाई दी जाएगी, आपका हार्ट रेट बढ़ के 170 180 हो जाएगा। उस टाइम पे एको करके देखा जाएगा, अगर उस टाइम पे भी आपका हार्ट बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा है, इसका मतलब उसमें ब्लॉकेज होने का चांस बहुत कम है। क्योंकि नॉर्मली आप अपने हार्ट रेट को 180 तक नहीं पहुंचा पाएंगे, तभी पहुंचा पाएंगे जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे। सो ये इनडायरेक्ट टेस्ट हो गए। डायरेक्ट टेस्ट में सीटी कोरोनरीज और सीटी कैल्शियम स्कोरिंग, सीटी स्कैन जैसा एक नॉर्मल सीटी स्कैन होता है, हर पार्ट का हार्ट का सीटी होता है, जिसमें कि कैल्शियम स्कोरिंग अगर जीरो है, अगर जीरो कैल्शियम स्कोरिंग है, तो आप आराम से ये सोच सकते हैं कि आगे आने वाले 10 साल में आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। और उसके बाद उसी की सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, अगर कैल्शियम स्कोरिंग थोड़ी सी भी ज़्यादा आती है तो उसकी एंजियोग्राफी साथ में की जाती है, जिसमें ब्लॉकेजेस डिफाइन हो जाते हैं कि 20%, 30%, 40%। फाइनली कन्वेंशनल एंजियोग्राफी, जो कि एडमिट होके हाथ से या पैर से डाई देके की जाती है, जिसमें भी अगेन पता चल जाता है। ये रूटीनली ये टेस्ट नहीं कराए जाते, जब आपको सिम्टम्स है तभी ये कराए जाते हैं। सिम्टम्स जैसे कि देखिए, रूटीन टेस्ट उन लोगों में कराया जाता है जैसे अगर आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है,
आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, फैमिली हिस्ट्री है, तो उस सब सस्पिशन में रूल आउट करने के लिए टेस्ट करा दिए जाएंगे। 40 से ज़्यादा, अब तो 30 में लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, तो आप ऐसे तो मत बोलिए। देखिए फिलहाल गाइडलाइंस अभी 40 की ही हैं, अच्छा। बट हम नहीं चाहते कि ये हम नहीं 30 चाहते वाले कि भी 30 पे आ collapse हो रहे जाए। हैं। और उसके पीछे देखिए जिम में कोलैप्स होना, अगेन आई एम सेइंग इट मे नॉट बी हार्ट अटैक, इट कुड बी हार्ट प्रॉब्लम, इट कुड बी समथिंग एल्स। देखिए बहुत सारी और बीमारियां हैं, बहुत सारे इनहेरिटेड कंडक्शन सिस्टम डिसऑर्डर्स हैं, जो हमारी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो दिल को चलाती हैं, उनके बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स जो हमें कंजेनाइटली प्राप्त होते हैं। ठीक है, बहुत सारी कार्डियोमायोपैथीज हैं, हार्ट की मसल की एबनॉर्मेलिटीज, उनमें सडन कार्डियक डेथ। सो सडन कार्डियक डेथ, ये सब एक्चुअली इनके लिए जो टर्म है वो है सडन कार्डियक डेथ, नॉट हार्ट अटैक। दिस इज द साइंटिफिक टर्म। सडन कार्डियक डेथ के बहुत सारे रीजन है, हार्ट अटैक इज वन ऑफ देम। इट कैन हैपन in people who have normal coronary arteries and don't have coronary artery disease. Sudden cardiac death is a term. It could be other reasons also. So ऐसा नहीं है कि जो जिम में डेथ हुई है वो सिर्फ इस वजह से हुई है। इवन एक छोटी सी चीज देखिए, मैं बता रहा हूँ, अगर अनअकस्टम्ड एक्सरसाइज, अगर किसी की एक्सरसाइज करने की आदत नहीं है और वो सडनली बहुत एक्सरसाइज कर ले, तो हिज हार्ट कैन गो इन समटाइम्स इन वेरी एबनॉर्मल रिदम्स। वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, बहुत एबनॉर्मल रिदम्स है जो इरिटेशन की वजह से हार्ट उस रिदम में जा सकता है। दैट कैन बी वन फैक्टर। पर जनरली ये जो केसेस हुए हैं, इनको सिर्फ ये लेबल करना कि उनको हार्ट अटैक हुआ, ये सही नहीं होगा। दे कैन बी अ सडन कार्डियक डेथ फॉर वेराइटी ऑफ अदर रीजंस। अगर आप देखिए, जानते हैं, देयर वाज अ वेरी फेमस फीमेल एथलीट जिन्होंने ओलंपिक में मेडल लिए। ओके, फ्लो जो वाज हर नेम, फ्लोरेंस जॉयनर कर्सी। She died at a very young age out of sudden cardiac death. उनको एक बीमारी थी, उसको फेमिलियल हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। यानी कि हार्ट की एक मसल, पर्टिकुलरली वो मसल जो आउटलेट पे, जहाँ से पूरी ब्लड सप्लाई मिलती है पूरी बॉडी को, वहाँ पे एबनॉर्मली बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से कभी भी स्ट्रेस पड़ने से आप सडनली कोलैप्स हो जाते हैं। पर आपकी कोरोनरी आर्टरीज, आपको ऐसा नहीं कि आपको हार्ट अटैक हुआ, बट दैट्स ए कार्डियक अरेस्ट। अगेन इट्स ए कार्डियक अरेस्ट, इट्स अ सडन कार्डियक डेथ ड्यू टू सम अदर रीजन। सो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। और डॉक्टर, कई बार क्या होता है कि जिम में अपनी हर बॉडी की मसल को हम ट्रेन कर रहे होते हैं, लेकिन एक हार्ट मसल को आई डोंट थिंक कि इतना सीरियसली लिया जाता है। तो क्या कॉन्सेप्ट है अपने हार्ट मसल को स्ट्रॉन्ग बनाने का, और कौन से तरीके हैं जिससे आप अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो? आई थिंक आजकल जिम में सबसे ज़्यादा लोग हार्ट मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जाते हैं। उनको ऐसा लगता है इससे वेट लॉस होता है। मैं बात कर रहा हूँ कार्डियो की। जो कार्डियो एक्सरसाइज है, यही आपकी हार्ट मसल की एक्सरसाइज है, क्योंकि आपका हार्ट बहुत तेज बीट करता है जब आप ट्रेडमिल पे दौड़ते हैं या रोइंग करते हैं। आपका हार्ट 80-90 जो कि नॉर्मल से 140-150। सो ये हार्ट की मसल की एक्सरसाइज है। इससे होता क्या है, देखिए, जब आपका हार्ट कंटिन्यूसली बहुत बार बीट करता है तो उतनी बारी ब्लड बाहर फेंकेगा दूसरी आर्टरीज में। इस वजह से वो आर्टरीज धीरे धीरे लचीली हो जाती है, they don't get hard. Whereas if you don't exercise, the arteries tend to stiffen, या समय के साथ साथ वो रिजिड हो जाती है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन या बहुत सारी चीज़ हो जाती है। तो जो जिम में जाके हम कार्डियो करते हैं, दैट इज एक्सरसाइज फॉर द हार्ट, कि हार्ट बहुत ज़्यादा फास्ट बीट करता है, पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचाता है, इससे हार्ट की एक्सरसाइज होती है। कोरोनरीज को ज़्यादा ब्लड मिलता है, रिलैक्सेशन बढ़ता है आर्टरीज का, और यही मेन होता है। तो किसी भी फॉर्म की एक्सरसाइज है वो हेल्प करती है आपकी हार्ट हेल्थ में, या आपको कार्डियो ही करना है, या कुछ लोग सिंपली वॉक भी करना प्रेफर करते हैं, तो क्या उससे भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है आपके हार्ट हेल्थ? नहीं, देखिए, जब हम बात करते हैं ऐसी एक्सरसाइजेज जो हार्ट के लिए अच्छी है, तो इसमें बात कार्डियो की ही आएगी। और कार्डियो मतलब वो एक्सरसाइजेज जो हार्ट रेट को बढ़ाएं। इट कुड बी स्विमिंग, इट कुड बी जॉगिंग, इट कुड बी रनिंग ऑन अ ट्रेडमिल, इट कुड बी क्रॉस ट्रेनर, इट कुड बी रोइंग। बट द एसेंशियल थिंग इज हार्ट रेट हैज टू बी एलिवेटेड। आपने बोला वॉकिंग जो है ना, ये सबसे लीस्ट इफेक्टिव है। क्यों, मैं इसका रीजन आपको बताता हूं। अगर आपका हार्ट रेट सस्टेन्ड एलिवेटेड नहीं है, तो आपकी हार्ट की एक्सरसाइज नहीं हो रही। आपको बाकी बेनिफिट मिल रहे हैं, आप घर के बाहर निकल रहे हैं, आप सोशलाइज कर रहे हैं, आपके हाथ पैर चल रहे हैं, आपके एंडोर्फिन रिलीज हो रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है। बट ये सोचना कि आपके हार्ट को कोई फायदा मिल रहा है, वो गलत है। क्योंकि या तो आप वॉक इस स्पीड पे करें। देखिए, एक गुड वॉकिंग स्पीड, अक्सर हमसे ये सवाल पूछा जाता है कि ऐसी क्या वॉकिंग स्पीड है।
So if we are using a fitness watch, okay, then we know a good walking speed is 6 किलोमीटर an hour. यानी कि आधे घंटे में आप 3 किलोमीटर डिस्टेंस कर लें, 10 मिनट में 1 किलोमीटर. ये जस्ट मिनिमम है. यू नो, दिस इज जस्ट रीचिंग द टारगेट. बट अगर आप इससे ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, आप आधे घंटे में 2 किलोमीटर चल रहे हैं, तो उस तरह की एक्सरसाइज का कोई फायदा डायरेक्ट हार्ट पे नहीं है. देयर कैन बी अदर बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज विच आर देयर. यू आर गेटिंग आउट द हाउस, आप सोशलाइज कर रहे हैं. आपने अक्सर देखा है सोसाइटी में लोग वॉक कर रहे हैं फ़ोन लेके, या एक ग्रुप में वॉक कर रहे हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि हम अपने हार्ट के लिए कर रहे हैं. वो बिल्कुल गलत है. ये सिर्फ अपने आप को एक झूठी सांत्वना देनी है. आप घर से निकले, आपको अच्छा लगा, वो सब अपनी जगह, बट उससे हार्ट की कोई कसरत नहीं हुई. तो आई एम सॉरी टू से, अगर आपको वॉक से कार्डियो करना है, याद रखिए 30 मिनट में 3 किलोमीटर, दैट्स द मिनिमम. ठीक है, मतलब दौड़ना है. नहीं, ये दौड़ना नहीं, ये वॉकिंग स्पीड है. वॉकिंग ये वॉकिंग स्पीड है. देखिए, गुड वॉकिंग स्पीड एंड गुड रनिंग स्पीड. गुड वॉकिंग स्पीड इज, you know, you are able to do 6 kilometer in an hour. 6 किलोमीटर इन एन आवर. And good running speed is 10, 9 to 10. 10 is hard, but फिर भी 9 to 10 is what people aim for. हम लोग तो टाइम से मेजर करते हैं. 30 मिनट वॉक हो गई, अब किलोमीटर से नहीं, देखना देखिए पड़ेगा. 30 मिनट वॉक हो गई वो तो ठीक है, बट 30 मिनट में आपने कितना चला, आपका हार्ट रेट कितना बढ़ा. एक और चीज मैं आपको बताता हूँ. आइडियल कार्डियो के लिए द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल. इट इज 180 माइनस एज. राइट, 180 माइनस एज. अगर आपकी उम्र 40 साल है, तो आपका जो टारगेट हार्ट रेट ड्यूरिंग एक्सरसाइज 140 रहना चाहिए. अगर आपकी उम्र 30 साल है, तो ये रेट 150 रहना चाहिए. ये मैक्सिमम हार्ट रेट नहीं है, ये एवरेज हार्ट रेट की मैं बात कर रहा हूँ. मैक्सिमम हार्ट रेट इज 220 माइनस एज. सो ये दो फॉर्मूले याद रखिए. अगर आप फिटनेस वॉच यूज कर रहे हैं, उसका फायदा तभी है व्हेन यू नो व्हाट आर द हार्ट रेट्स विच आर रिक्वायर्ड टू मेक योर हार्ट एक्सरसाइज वेल. Yeah. What is the average heart rate? What is the peak heart rate? Peak heart rate जो आएगा 220 माइनस एज, और एक एवरेज हार्ट रेट आएगा 180 माइनस एज. तो सेफ लिमिट वेर यू आर एक्सरसाइजिंग एंड नॉट पुटिंग इनफ स्ट्रेन ऑन हार्ट, बोथ थिंग्स. सो अगर आपका हार्ट रेट उस स्पीड को टच कर रहा है, तब तो आपको फायदा मिलेगा उसका. और अगर उसका उस स्पीड पे नहीं टच कर रहा, तो आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा. इट हैज टू बी सस्टेन्ड एफर्ट. और ये तो ट्रेडमिल की बात नहीं, ये तो वॉकिंग की बात होगी. ट्रेडमिल का भी बता दीजिए. ट्रेडमिल का मैं आपको बताता हूँ. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपने देखा है आपकी सोसाइटी में एक वो बंदा या कोई भी 30 मिनट तक ट्रेडमिल पे वॉक करता है, पसीना पसीना होके, और इंक्लाइन 0 है. आप उसको बताइए, इसका कोई फायदा नहीं है. मैं अपना मुंह पहले छुपा लेती हूँ. देखिए, 0 पे इंक्लाइन करना, 0 इंक्लाइन पे वॉक करना वैसे ही है जैसे कि आप रोड पे डाउन हिल जा रहे हैं. इसका कोई फायदा नहीं है. आप 10 मिनट वॉक करिए, 15 मिनट करिए, 30 मिनट की जरूरत नहीं है. बट इंक्लाइन हैज टू बी 2 मिनिमम. ओके, लोग 1 बोलते हैं, बट मैं आपको बोलूंगा 2. आप स्पीड कम कर लीजिए, आप टाइम कम कर लीजिए, दैट इज डिफरेंट. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप 30 मिनट करें और बहुत तेज करें. आप अपना टाइम कम कर लीजिए, आप स्पीड कम कर लीजिए, लेकिन इंक्लाइन प्लीज 2 के ऊपर रखिए. इफ यू आर पुटिंग इंक्लाइन 0, दैट इज इक्वल टू वॉकिंग डाउन हिल. क्यों, ऐसा क्यों, बताइए. प्लेन मूव कर रहे हैं इसलिए नहीं, ट्रेडमिल की बेल्ट आपके पैरों को पीछे की तरफ खींच रही है. हाँ. आपका अपना एफर्ट उसमें काफी कम है. ट्रेडमिल की बेल्ट आपके अपने पैरों को पीछे से खींच रही है, आपका अपना एफर्ट उसमें बहुत कम है. सो देखिए, जो आप कर रहे हैं ना, उसमें आपका एफर्ट बहुत कम लग रहा है, 50%, 60%. Whereas when you're walking on the ground resistance, wind resistance and so many other things. अगर आप ट्रेडमिल ये सोच के करना चाहते हैं कि मैं बाहर कैसे करूं, तो आपको 2 या उसके ऊपर का इंक्लाइन कम से कम यूज करना है. लोग अभी तक जो भी पॉडकास्ट देख रहे हैं, आई एम श्योर बहुत से लोग होंगे जो अभी तक खुश होते हैं कि अरे 30 मिनट एटलीस्ट जाके वॉक तो कर ही लिए ट्रेडमिल पे, फिर तो हो जाना चाहिए. लेकिन आज आपने वो सब खारिज कर दिया. ये बिल्कुल गलत है. अगर आप इंक्लाइन 0 पे वॉक कर रहे हैं, मत करिए, क्योंकि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं. आप कम वॉक करिए, आप 15 मिनट कर लीजिए, लेकिन इंक्लाइन 2 के ऊपर रखिए. उसके भी ऊपर जा पाए तो और अच्छी. हाँ, ये मिनिमम 2 हो गया. मैक्स कितना होना चाहिए? देखिए, मैक्स जो आजकल करंट रिकमेंडेशन जो आप सब जगह देखेंगे, विच इज गुड फॉर वेट लॉस, इट इज गुड फॉर योर कोर, आपकी बॉडी, आपके कोर के लिए, आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए, आपके बैक की मसल्स, ग्लूट्स वगैरह के लिए 8.5 से 9. 8.5 से 9. 8.5 से 9 के इंक्लाइन पे आप वॉक करिए.
स्पीड कम कर दीजिए। स्पीड कितनी रखनी चाहिए? इफ यू आर फिट, जैसे आपके लिए तो स्पीड कम से कम 5.5, 5.5। बट अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आप स्पीड कम कर सकते हैं। पर इफ़ यू वांट फिटनेस तो आपको इंक्लाइन बढ़ाना पड़ेगा। इफ़ यू वांट कार्डियक फिटनेस फ्रॉम ट्रेडमिल, आपको इंक्लाइन बढ़ाना पड़ेगा। ऑब्वियसली इसका जनरलाइजेशन नहीं है। देखिए, अगर आपको घुटने की बीमारी है, आपके हार्ट में ऑलरेडी स्टेंट लग चुके हैं, आप हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, फिर आप मेरे को कोट मत करिएगा कि मैंने इतना इंक्लाइन बोला था। यू हैव टू टेलर इट टू एवरीबडी। आई एम अज्यूमिंग यू आर द फिटेस्ट। वो सोचते हुए मैं आपको एक आइडियल सिनेरियो बता रहा हूँ। अगर आप नया जिम ज्वाइन कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम, फॉर पीपल हु आर एक्सरसाइजिंग फर्स्ट टाइम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी एज 40 से ज़्यादा है, आपको कुछ रिस्क फैक्टर्स है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, और कुछ दवाइयों पे, स्पेसिफिकली अगर आप एंटी हाइपरटेंसिव दवाइयों पे, शुगर की दवाइयों पे, आपको एक्सरसाइज बहुत ग्रेडेड फॉर्म में और एक सुपरविजन में स्टार्ट करनी चाहिए। देखिए, हर स्पोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोच का होना। और मुझे ये नहीं समझ में आता, अक्सर जब लोग जिम ज्वाइन करते हैं वो अकेले ही वेट लेके उठा के शुरू कर देते हैं, ट्रेडमिल पे दौड़ना शुरू कर देते हैं। हर आदमी को या आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको एक कोच या एक सपोर्ट की जरूरत नहीं है? जस्ट बिकॉज एक वेट रखा और आप उठा के यूं कर सकते हैं, आप कर लेंगे, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप जिम नया नया स्टार्ट कर रहे हैं, आपको सबसे पहले अपना एक मेडिकल चेकअप कराना चाहिए। स्पेशली आपको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, फैमिली हिस्ट्री है, आप कुछ दवाइयों पे हैं, आप एक बेसिक मेडिकल चेकअप कराइए जिसमें ये पता चले कि योर हार्ट इज़ फाइन, इट इज़ केपेबल ऑफ एंड्योरिंग सो मच। एंड देन उसके बाद आई वुड ऑलवेज सजेस्ट टेक अ ट्रेनर। कोई भी एक सुपरविजन शुरुआत में जो कि आपको बताए कितना करना है, क्या करना है, इवन एक बेसिक फॉर्म। और द मोस्ट कॉमन थिंग पीपल डू इज दे नो द वेट्स आर देयर एंड they start lifting them. It is not right. It is not right. Having a coach, having a supervision, having a guide always helps. So anybody who's new to the gym, number one, get your basic health checkup done, including a echo of the heart, ECG, just to see your heart can support that kind of load and then can support that kind of exercises if you've never done that. And two, always use a supervision or a coach who can guide you to the kind of exercises you can do without putting excessive strain on your heart, on your joints, on your muscles. ओके अभी आपने इंक्लाइन वॉकिंग का सिग्निफिकेंस बताया, जिम में ट्रेडमिल में आपको कैसे क्या करना है, लेकिन जो लोग वॉक कर रहे हैं वो किस तरीके से अपने आप को उस लेवल तक मैच कर सकते हैं, कैसे उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिले जो सिर्फ वॉक कर रहे हैं, ट्रेडमिल पे नहीं, नॉर्मल वॉक? या देखिए, इस पे भी ना हमें ये, अगर कोई नया स्टार्ट कर रहा है जिसने कभी वॉक नहीं किया, दे आर एक्सट्रीम्स, दे आर फिट पीपल, इफ दे आर वॉकिंग उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो दे कैन वॉक, अ गुड स्पीड, जैसा मैंने आपको बताया, अ गुड वॉकिंग स्पीड इज 6 km/h. दे शुड एम फॉर दैट, दे शुड एम फॉर 6 km/h. पर अगर आपको जॉइंट की प्रॉब्लम, अगर आपको हाइपरटेंशन, आपको डायबिटीज, ये सारी चीजें, तो आप स्टार्ट करिए कम डिस्टेंस, कम, बट कोशिश करिए स्पीड। एक रफ गाइड अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास फिटनेस वॉच नहीं है, कितनी स्पीड पे वॉक करें कि इनफ? इमेजिन यू आर लेट फॉर इंटरव्यू या आपकी ट्रेन छूट रही है, उस कंडीशन में आप कैसे वॉक करेंगे? आपको उस स्पीड पे वॉक करना है। अगेन एक्सेप्शंस आर देयर, अगर आप ओल्ड एज है, मैं ये नहीं बोल रहा कि जो 70 साल के लोग हैं वो स्पीड पे भागने लगे, लाइक ये तो डिस्क्रिप्शन, ये तो आपको पता होगा कि आपकी बॉडी क्या रिस्पॉन्ड करेगी। हम बात करें एक फिट हेल्दी 40-50 जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नॉर्मली वॉक कर रहा है। मेरी गाइडेंस इन लोगों के लिए, अगर आप वॉक कर सकते हैं तेज तो आप तेज वॉक करिए, ऐसे जैसे कि यू आर लेट फॉर इंटरव्यू या यू आर लेट फॉर, यू आर मिसिंग योर ट्रेन और फ्लाइट, in that speed, because that speed should make you sweat in around 5 to 8 minutes, and cause a sustained elevation of heart rate for about 25-30 minutes. That is the kind of strain you want to put on your heart to keep it healthy, at least 5 days a week. लोगों का 10K स्टेप्स को लेके बहुत ऑब्सेशन है, तो जो लोग आराम से 10K वॉक कर रहे हैं, आर दे लाइक नॉट डूइंग एनफ, और इज इट समथिंग दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प देम? कुछ ऐसा, या 10K स्टेप कर भी रहे तो बहुत स्पीड में करने की जरूरत है, या जो नॉर्मल चल के अगर कर रहा है तो वो भी ठीक है? जो आपने सवाल पूछा 10K स्टेप्स, ये बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए 10K स्टेप्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना कि हमारे कैसे हो रहे हैं। पूरे दिन में 10K स्टेप्स हो रहे हैं तो देन इट मीन्स यू आर एक्टिव, पर उससे आपके हार्ट को बेनिफिट नहीं मिल रहा है, यू आर एक्टिव। ये ऐसे ही है जैसे आपने खाना खाया और थोड़ा थोड़ा पूरे दिन आप खाते रहे, बट क्या आपका पेट भरेगा?
नहीं भरेगा। वो 10K स्टेप्स में से मेक श्योर 5K स्टेप्स तो आपके एक टाइम में हो जाएं, यानी कि आधे घंटे 40 मिनट में। 5K स्टेप्स इज रफली 5 किलोमीटर, सो वी आर टॉकिंग ऑफ या 4000 स्टेप्स एक बार में हो जाएं, विच इज इक्वल टू लाइक 3.5 किलोमीटर्स। पूरे दिन में 10K स्टेप्स, श्योर यू आर एक्टिव, यू आर नॉट सेडेंटरी। हम ये मान सकते हैं आप 10K स्टेप्स पूरे दिन में कर रहे हैं, आप एक्टिव हैं, आपकी लाइफस्टाइल एक्टिव है, आप सेडेंटिव नहीं है। बट क्या आपके हार्ट को फायदा मिल रहा है 10K स्टेप्स से? अगर वो 10K स्टेप पूरे दिन में हो रहे हैं तो कोई फायदा नहीं मिल रहा, बिकॉज यू आर टेकिंग लॉट ऑफ गैप्स जहां पे आपका हार्ट रेट नीचे आ जाएगा। कार्डियो एक्सरसाइजेस हार्ट के बेनिफिट के लिए सस्टेन्ड एलिवेशन इन हार्ट रेट, एक कंटिन्यूस उस पे हार्ट रेट रहे, तब फायदा मिलेगा। और हार्ट अटैक सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो क्या वो मेन और विमेन में कुछ डिफरेंस होता है? हाँ, जनरली ऐसा देखा गया है कि क्लासिकल सिम्टम्स फीमेल्स में अक्सर नहीं होते। वैसे भी देखिए, क्लासिकल सिम्टम्स ऐसा बताया गया है कि केवल 60% लोगों में क्लासिकल सिम्टम्स, यानी कि लेफ्ट साइडेड चेस्ट पेन और इस तरह के क्लासिकल सिम्टम्स जो हम किताबों में पढ़ते हैं वो होते हैं। बाकी 40% में बहुत एटिपिकल सिम्टम्स होते हैं, जिसमें कि सांस फूलना, नोजिया, घबराहट, चक्कर आना, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, या फीलिंग ऑफ चोकिंग। इस क्लासिकल चेस्ट पेन नहीं होता। पर अक्सर देखा गया है कि फीमेल्स में क्लासिकल चेस्ट पेन नहीं होता। इसके बहुत सारे वेरिड रीजंस है, कोई एक पिन पॉइंट रीजन नहीं है। बट यस, फीमेल्स शुड इवन बी मोर अवेयर दैट उनको जो माइनर सा डिस्कम्फर्ट हो रहा है चेस्ट में या चेस्ट के रीजन में, इट कुड बी हार्ट अटैक। तो सर, ये हाई बीपी हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, डायबिटीज हो गया, ये सारी कंडीशंस आपके हार्ट को कैसे अफेक्ट करती हैं? देखिए, ये तीनों, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज, तीनों मेन फैक्टर हैं हार्ट में ब्लॉकेजेस या कोरोनरी आर्टरी डिजीज के। कैसे? कोलेस्ट्रॉल जब ज़्यादा होता है, इसकी मात्रा हमारे ब्लड में ज़्यादा होती है, तो इसका डिपोजिशन यानी कि प्लाक फॉर्मेशन शुरू हो जाता है आर्टरीज में। यही प्लाक्स धीरे धीरे आगे चल के मेजर ब्लॉकेजेस में बदल जाते हैं। डायबिटीज़ में भी अथेरोस्क्लेरोसिस जो प्रोसेस है वो एक्सेलरेट हो जाता है। हाई ब्लड शुगर इटसेल्फ कॉजेज इन्फ्लेमेशन, जिसकी वजह से हमारी जो आर्टरीज हैं उनमें ब्लॉकेज बढ़ जाता है। हाइपरटेंशन भी कमोबेश यही करता है। हाइपरटेंशन में इनफैक्ट हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है आर्टरीज में ब्लड को पंप करने के लिए। इस वजह से हार्ट के ऊपर जो ज़्यादा लोड पड़ता है, आर्टरीज और स्टिफ हो जाती हैं। इसकी वजह से ये तीनों चीज़ें कुल मिला के एक्सेलरेटेड अथेरोस्क्लेरोसिस, यानी कि अथेरोस्क्लेरोसिस वो प्रोसेस है जिससे हमारी बॉडी की आर्टरीज में ब्लॉकेजेस बनते हैं। एक एट ए नॉर्मल पेस एनीबडी कैन हैव इट ओवर पीरियड ऑफ टाइम, बट ये तीनों चीज़ें आपके एथेरोस्क्लेरोसिस को एक्सेलरेट कर देती हैं, ब्लॉकेज का बनना जल्दी करा देती है। इस वजह से इन तीनों का प्रभाव हार्ट के ऊपर पड़ता है, जो कि इस प्रोसेस को फास्ट करा देती है। आपकी जो आर्टरीज हैं वो जल्दी खराब हो जाएंगी। ये तीनों चीज़ें उसी तरह हैं जैसे कि एक कार, अगर एक कार अच्छी रोड पे दौड़ेगी, अच्छे टाइम चलेगी, बट अगर वो गड्ढे वाली रोड पे दौड़ेगी तो वो जल्दी खराब हो जाएगी। उसी तरह डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और हाई कोलेस्ट्रॉल, ये गड्ढे वाली रोड है जो हमारी कार को खराब कर देगी। आप कितने भी अच्छे से चलाएं, इट बेसिकली जस्ट लाइक द कार वेन्स आउट ऑन दिस। आपका हार्ट की आर्टरीज इन तीनों कंडीशन में जल्दी एज हो जाएंगी। एक्सेलरेटेड एजिंग, एक्सेलरेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस। तो अपने हार्ट हेल्थ को समझने के लिए कुछ टेस्ट और स्क्रीनिंग हो जो हमें रेगुलरली करवाने चाहिए? देखिए, अगर आप ऊपर से बहुत हेल्दी हैं लेकिन मेटाबॉलिक प्रोफाइल यानी आपके ब्लड का क्या कंपोनेंट है वो बहुत ज़रूरी है, तो कुछ मेटाबॉलिक टेस्ट हर किसी को रेगुलर इंटरवल्स पे कराते रहने चाहिए। सबसे पहले इसमें रैंडम ब्लड शुगर और HbA1c जो आपके 3 महीने का एवरेज ग्लूकोज बताता है। इसके साथ में आपकी लिपिड प्रोफाइल जो आपके सारे लिपिड के कॉम्पोजिशन बॉडी में, गुड लिपिड, LDL, HDL वगैरह, ये सारे बताते हैं। तीसरा है किडनी फंक्शन, चौथा है लिवर फंक्शन और साथ में CBC। ये 4-5 ऐसे ब्लड टेस्ट हैं जो आपकी मेटाबॉलिक प्रोफाइल बताते हैं, नॉट जस्ट हार्ट बट एवरीथिंग। सो ये सारे टेस्ट हर किसी को करा लेने चाहिए। इसमें मैं 2 चीज़ों की इंपॉर्टेंस दूंगा आपको कि HbA1c जो आपकी 3 महीने का शुगर का मार्कर है, साथ में एक थायराइड प्रोफाइल, क्योंकि थायराइड बहुत जल्दी इग्नोर होता है, बहुत इग्नोर होता है। थायराइड, हाइपोथायराइड में लिपिड प्रोफाइल एबनॉर्मल हो जाती है और हाइपोथायराइडिज्म के कोई सिम्टम्स नहीं होते। सो ये कुछ ब्लड टेस्ट हैं जो हर किसी को रेगुलरली, इसका एज का कोई मतलब नहीं है, 30 साल के बाद आपको ये टेस्ट साल में एक बार करा लेनी चाहिए। आपकी मेटाबॉलिक प्रोफाइल, ये एक बेसिक मेटाबॉलिक प्रोफाइल है। बेसिक मेटाबॉलिक प्रोफाइल में
कंप्लीट ब्लड काउंट जिसमें हीमोग्लोबिन से रिलेटेड टेस्ट, वाइट सेल काउंट, इसके बाद LFT यानी कि लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, हीमोग्लोबिन A1C और आपका थायराइड प्रोफाइल। ये एक बेसिक मेटाबॉलिक प्रोफाइल हर किसी को करा के रहना चाहिए। इसके एडवांस वर्जन्स भी हैं, वो मैं तभी रिकमेंड करूंगा when you go to a doctor, they will recommend you which are advanced cardiac markers and advanced lipid markers like lipoprotein. Once you have been identified a problem with lipid profile, then you'd be suggested these tests. But this basic metabolic profile, everybody should get it beyond the age of 30. तो डॉक्टर आपके हिसाब से बेस्ट डाइट क्या है फॉर अ परफेक्ट हार्ट हेल्थ? देखिए, there is no best diet. The answer lies in how often you take that diet and how you prepare it. आपने जनरली सुना है ऑलिव ऑयल। देखिए, ऑलिव ऑयल इज वेरी गुड फॉर हार्ट, बट अगर आप उसमें तल के पूड़ियाँ खा रहे हैं तो इट्स नॉट गुड। सो इट इज़ द वे ऑफ कुकिंग विच इज इंपॉर्टेंट। मैं हर किसी को बोलता हूँ देयर इज नो गुड फूड, इट इज हाउ फ्रीक्वेंटली यू कंज्यूम योर फूड एंड हाउ यू कुक इट। हाउ यू कुक इट इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर किसी भी चीज़ को आप डीप फ्राई करके तल के उस प्रोसेस में उनमें एक बहुत मेजर चेंज हो जाता है, उनके सारे न्यूट्रिएंट वैल्यूज में, सब में। इनफैक्ट ऑयल को भी जब बहुत आप हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो बहुत ऐसे एलिमेंट्स बन जाते हैं विच आर नॉट बेनिफिशियल फॉर अस। सो रादर देन सेइंग व्हाट इज गुड फूड, द एम्फेसिस शुड बी ऑन हाउ इट इज कुक्ड एंड हाउ ऑफन यू कंज्यूम इट। एग्जाम्पल, फ्रूट्स। इंडियन पीपल आर ऑब्सेस्ड विथ फ्रूट्स। हर आदमी फ्रूट खाना चाहता है। ये जो ऑब्सेशन विथ फ्रूट शुड एंड, बिकॉज ये बच्चों के लिए ठीक है, यंग एज में ठीक है, बट अगर आप 40 साल के बाद रोज आम खा रहे हैं, ठीक है, आप इस तरह के फ्रूट जैसे कि मीठे फ्रूट, बनाना, ये सब खा रहे हैं, तो आप यू आर इन्वाइटिंग ट्रबल, आप डायबिटीज को बुला रहे हैं। इसमें इतनी कैलोरीज होती हैं और अगर आप 40 साल के बाद आपका मेटाबॉलिज्म इतना इफेक्टिव नहीं है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं रेगुलर एक्सरसाइज मीन्स आप जिम में 1-1.5 घंटे मॉडरेट टू हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपके पास आपके इतने मेटाबॉलिज्म में जगह है कि आप उसको करेंगे। बट अगर आप रोज आम खा रहे हैं या इस तरह के फ्रूट्स खा रहे हैं, सो फ्रूट्स की हमारे सिस्टम में बहुत हाइपर एक्सेसिव इंपॉर्टेंस दे दी गई है। इट इज गुड, it has got, every fruit has got a lot of fibers and everything, but if I say there should be an age where young age में you can eat as much food as you want, your metabolism is very high, आप सब कुछ भी डाइजेस्ट कर लेंगे। बट एक उम्र के बाद अगर आप वही सारे फ्रूट्स खाते रहेंगे तो इट इज नॉट गुड। इवन डायबिटिक पेशेंट्स, they keep eating apple and they keep eating mangoes and all that is not good. कुछ फ्रूट ऐसे हैं लेकिन जो हमेशा अच्छे रहेंगे, उनमें ना तो शुगर है ना तो कैलोरी है। फॉर एग्जाम्पल, द बेस्ट फ्रूट, आई रिकमेंड एवरीबडी, यू कैन ईट लॉट्स ऑफ इट, वाटरमेलन, ऑल द मेलन फैमिली। पर जो भी फ्रूट टेस्टी नहीं है वो आपको पसंद नहीं आएगा, और जो टेस्टी फ्रूट है वो आपको एक एज के बाद नहीं खाने हैं। बरसात में आपने तला भुना खाना बंद करवा दिया, अब आप फ्रूट्स पे भी कह रहे हो क्या खाना है। फ्रूट्स में क्या खा सकते हैं? एक मेलन फैमिली हो गया। देखिए, फ्रूट्स में आप क्या खा सकते हैं, एक एज के बाद, हम एक एज की बात कर रहे हैं, बच्चे तो कुछ भी फ्रूट्स खा सकते हैं, बट एक एज के बाद ना जो फ्रूट्स आप खा सकते हैं विदाउट एनी, जैसे मेलन फैमिली, वाटरमेलन, मस्क मेलन, तरबूज, खरबूज, पपाया एंड बेरीज, जितने भी बेरी रिलेटेड फ्रूट हैं वो सारे आप खा सकते हैं। उनमें ना तो बहुत कैलोरीज है, ठीक है, देयर इज लॉट ऑफ फाइबर इन इट एंड ऑल द हेल्दी थिंग्स, बट दे डोंट स्पाइक योर शुगर एंड ऑल। व्हाट द फ्रूट्स आई एम अगेंस्ट as a heart surgeon, people eating mangoes and mangoes and mangoes or bananas, मैंगोज नहीं खाने, बनानास नहीं खाने। देखिए, अब ये डिपेंड करता है आप कितना खाना चाहते हैं, and are you healthy? If somebody is young, fit, healthy, you can eat as much as you want, but I'm talking of a person who has reached, even healthy person who has reached 50 years of age, he has to be conscious about his diet। और अगर वो डाइट कॉन्शियस है, then you have to understand आपका मेटाबॉलिज्म अब उतना स्ट्रांग नहीं है। और ये चीज मुझे समझ में नहीं आता, इसको समझना बहुत आसान है। जैसे कि 50 साल में आपकी बोन्स, आपकी मसल्स, आपकी मेमोरी कुछ भी उतनी शार्प नहीं रहती जितनी 20 साल में, राइट? सो आप जब आपका पूरा मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है, तो अगर आप अपनी डाइट में चेंज नहीं करेंगे, तो वो जो आपको फाइनल मेटाबॉलिक चेंज आपकी अपनी ब्लड प्रोफाइल में दिखेगा, आपकी लिपिड प्रोफाइल में दिखेगा।
जैसे आप जब ओल्ड होते हैं, आप अपनी एक्सरसाइज आप अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, आप भाग के नहीं चढ़ते सीढ़ियाँ, राइट? यू हैव अडेप्टेड योरसेल्फ टू द डिक्लाइन, बट येट जब आपका मेटाबॉलिज्म डिक्लाइन हो जाता है एज के साथ, आप डाइट को अडेप्ट नहीं कर पाते। आप वही चीज़ें खाते हैं, उतनी ही क्वांटिटी में खाते हैं जितना आप बचपन में या जवानी में खा रहे होते हैं। सो दैट इज़ द मेन थिंग। जैसे एज बढ़ती है, यू हैव टू एक्सेप्ट that your body is no longer the same body. It doesn't have the same capacity to digest it, and your metabolism is also slowed down. आपकी जो बेसल मेटाबॉलिक रेट था, एक बच्चे का बेसल मेटाबॉलिक रेट इतना ज़्यादा होता है कि वो कुछ भी खाएंगे पतले ही रहते हैं, क्योंकि जो एनर्जी रिक्वायर्ड, बेसल मेटाबॉलिक रेट हम कहते हैं इज द अमाउंट ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड जस्ट टू मेक योर नॉर्मल ऑर्गन्स, हार्ट, लंग, ब्रेन वर्क, जस्ट अगर आप सो भी रहे हैं तो आपको जो एनर्जी लग रही है, बैठे भी हैं जो, दैट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट। मिनिमम अमाउंट ऑफ कैलोरीज वो बहुत हाई होती है किड्स में, दैट इज व्हाई दे डोंट गेट वेट। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होता जाता है, और आप कैलोरीज अगर उतनी ही खाते रहेंगे, इट्स सेम एज आपके पास एक कार है, आप उसको खूब चलाते हैं और आप उसमें इतना फ्यूल डालते हैं, बट अगर आपने उसको चलाना कम कर दिया और आप उतना ही फ्यूल डाल रहे हैं, तो क्या होगा? ओवरफ्लो, right? That is what is happening in India. There's a obesity epidemic going on. Everybody is overweight. Indians में हमने इसको सोशली बना लिया है कि it is good if somebody is overweight because वो खाते पीते करके। The concept for fitness is absolutely different in Indians. Yeah. और डॉक्टर, आजकल एक ट्रेंड देखा गया है लोगों में फास्ट फूड का, दे कैन नॉट लिव विदाउट फास्ट फूड। पिज्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, मोमो खा रहे हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट है आपके हार्ट में? ये फूड आर वेरी बैड फॉर द हार्ट, एंड इफ एनीबडी हु लव्स देयर हार्ट, दे शुड नॉट ईट दिस फूड। कभी भी नहीं खाना, बहुत कम क्वांटिटी में खाना है, बहुत रेयरली खाना है। इनमें, इन प्रोसेस फूड्स में न सिर्फ ऑयल होता है, एम्प्टी कैलोरीज होती है, बट बहुत हाई सोडियम कंटेंट होता है। सो इस सब की वजह से ना, you are prone to get hypertension, hypercholesterolemia, every bad thing. These foods are very bad. Primarily, it's not just the oil, but it is the sodium content. इसमें जो excessive नमक है, वो बहुत डेंजरस है आपके हार्ट के लिए। आपको, अगर आप यही खाना खाएंगे, आपको बहुत जल्दी ब्लड प्रेशर हो जाएगा। ओके, पिज्ज़ा खाना बंद कर देना है। और साथ ही साथ आजकल लोग सो भी नहीं पा रहे हैं ढंग से। सो वो पा क्या नहीं रहे हैं, मतलब वो सोना नहीं चाह रहे क्योंकि सोशल मीडिया देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं। तो स्लीप का क्या इम्पैक्ट हो सकता है आपके हार्ट हेल्थ पे? देखिए, स्लीप, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव 8 hours ऑफ गुड स्लीप इन अ डे। और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पाया गया है कि अगर आप 8 घंटे से कम सो रहे हैं दिन में, रात में, सो आपको हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, इस सब का खतरा बहुत ज़्यादा है। इसको समझना इसलिए आसान है। देखिए, जब हम सोते हैं, हमारी बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जो कि बनाई गई है कि दिन के टाइम में आप सारे काम करें और रात में सो जाएं। सो कुछ हार्मोन्स हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं। दिन में वो हार्मोन्स बनते हैं, रात में वो बंद हो जाते हैं और आप सो जाते हैं। वेरएज़ अगर आप रात में काम करते रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, तो वो जो स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन्स है, एड्रेनालिन वगैरह, वो सेक्रीट होते रहेंगे क्योंकि आप जग रहे हैं। ऑल दिस will cause your heart to beat faster and you will go in a state of chronic inflammation. Basically, अगर आप रात में जगते हैं तो you are causing the production of those hormones जो कि बंद हो जाना चाहिए, जो कि देर टाइम में सपोर्ट करते हैं, एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करते हैं, वो कंटिन्यूसली बनते रहेंगे। उसकी वजह से आपको अवेक, अलर्ट रखने के लिए आपका नर्वस सिस्टम, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा के रखेगा, आपके बहुत सारी चीज़ों को एक्टिवेट करके रखेगा, जिसकी वजह से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जैसी स्थिति बन जाती है, जिसके लॉन्ग स्टैंडिंग से हार्ट में ब्लॉकेजेस, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सब। सो लैक ऑफ स्लीप, लेस देन 8 hours ऑफ स्लीप, ये स्टडीज आ चुकी हैं जो डेमोन्स्ट्रेट करती हैं अगर आप 8 घंटे से कम सोते हैं तो आपको हार्ट अटैक होना, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और स्ट्रोक होने के चांस एक नॉर्मल आदमी से 4 गुना है। तो सोना भी है अब से टाइम में। एक लास्ट क्वेश्चन था डॉक्टर हमारा कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो कितने टाइप के होते हैं और सबसे ज़्यादा वर्स्ट जो है वो हार्ट हेल्थ को कैसे अफेक्ट करता है? देखिए, अगर हम लिपिड प्रोफाइल में देखें तो टोटल कोलेस्ट्रॉल शुड बी लेस देन 200, ट्राइग्लिसराइड शुड बी लेस देन 150, एलडीएल शुड बी लेस देन 100 एंड एचडीएल शुड बी मोर देन 50। ये सारे एम होते हैं हमारे। ऑलराइट डॉक्टर वैभव, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आज हमने बहुत कुछ सीखा हार्ट हेल्थ को लेके कि ये कैसे एक अच्छी स्लीप, अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छा वर्कआउट, बेसिकली एक अच्छा सा लाइफस्टाइल मेंटेन करना कितना हेल्पफुल हो सकता है आपके हार्ट हेल्थ के लिए। आई होप यू एंजॉय टुडेज पॉडकास्ट एंड इफ यू लाइक्ड इट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग फिट तक। वेट, लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ, फिटनेस, योगा, मेंटल वेलनेस, सब कुछ एक ही जगह, फिट तक।
सिंपल टिप्स, एक्सपर्ट इनसाइट्स, रियल कॉन्वर्सेशंस। लाइफ अपग्रेड करो इजी वे। वॉच ओनली ऑन फिट तक यूट्यूब।